अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आप हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स साइंस तो मैं खुद ही डील करता हूं, और यहां से आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, साथ में आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है, जिसमें छोटी से छोटी चीजों के बारे में ध्यान दिया जाता है, बहुत बारीकी पे ध्यान दिया जाता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और बिंदास तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके एक बेहतरीन चैप्टर 17 की बात करने वाले हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि मैंने आपको बताया था कि 18 मार्क्स का टोटल जो है आपका एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री का है। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे, आज हम हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि आपका जो अल्कली जो आपका पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और बहुत आसान है यार, इतना ईजी चैप्टर है। मैं कहता हूँ कि जैसे आपने याद होगा, आपको 10th क्लास में आपने सोशल साइंस पढ़ा होगा, ठीक उसी के एवरेजली आप समझ लो कि जितना आपको समझने में लगा टाइम सोशल साइंस को, ठीक वैसे ही ये चैप्टर आपको मिलेगा। टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा कंसेप्ट नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन की हम लोग बात कर लेते हैं। जो हाइड्रोजन चैप्टर है 17, यानी कि हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक एलिमेंट, ये चैप्टर का नाम है। हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन, एक तो हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, एंड हम पढ़ने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो ये दो टॉपिक हम कवर करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। इनके 2-3 पार्ट्स वीडियो हो सकते हैं, कोशिश होगी कम से कम लेंथ की वीडियो आपके लिए बनाएं, और कम पार्ट में कोशिश मेरी हमेशा रहती है। लेकिन क्या है ना कि जिसके पास नॉलेज होता है, अगर मुझे कुछ देना है आपको, तो फिर क्या है, जवान रुकता नहीं है, फिर वो एक्सप्लेन करता चला जाता है, और एक्सप्लेन करता चला जाता है, टाइमिंग बढ़ता चला जाता है। तो मेरी पूरी जो होता है, मैं अपना पूरा बेस्ट देना चाहता हूँ। बेस्ट मतलब बेस्ट, कोई भी चीज़ जितनी चीज़ें मेरे अंदर है, जो जानकारी मेरे अंदर है, जो टेक्स्ट बुक आपका कहता है, जो आपका सिलेबस कहता है, उससे कहीं ज़्यादा मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाता है। वरना अगर मैं भी ऐसे ही अगर टाइम पास के लिए वीडियो आपके लिए बनाता, या टाइम पास के लिए केवल कहते हैं ना कि वो काम भी नहीं हुआ और नाम भी हो गया, वो काम मुझे नहीं करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है आपको दोनों चीज़ हम कवर करेंगे, हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स कवर करेंगे। तो हाइड्रोजन के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भैया हाइड्रोजन है क्या। देखिए, हाइड्रोजन बहुत ही हमारा एक बहुत बढ़िया नन्हा मुन्ना प्यारा सा भाई है, जो 116 एलिमेंट्स में सबसे पहला बड़ा भाई हाइड्रोजन ही है। और हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? H होता है। जनरली अब तक आपने यही पढ़ा है कि हाइड्रोजन का सिंबल H होता है। हाइड्रोजन को हम लोग H से डिनोट करते हैं। और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, अगर हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर की हम बात करें, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता है, तो आप जा सकते हैं हमारे केमिकल बॉन्डिंग वाले पार्ट में, वहाँ पर मैंने बेहतरीन तरीके से बताया कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, जिससे कि कैसे आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। चलिए, तो 1s1 होता है यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s1 में बता रहा है ये वाला 1 कि हाँ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। बट आपको मैंने कुछ जानकारी और भी दिया था, आइसोटोप्स और आइसोबार के बारे में आपको बताया था। आपको अगर ध्यान हो, आइसोटोप और आइसोबार क्या होता है, तो आइसोटोप मतलब TOP, टॉप। टॉप मतलब क्या होता है? पोजीशन होता है। तो आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट उनका जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है। और आइसोबार वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास तो सेम होता है, बट उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, आइसोबार नहीं होता हाइड्रोजन का। तो अगर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करें, तो हाइड्रोजन का जो है नेचर में 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। कितने आइसोटोप्स पाए जाते हैं? 3 तरह के आइसोटोप्स पाए जाते हैं। हालांकि देखेंगे ध्यान से, आइसोटोप्स की हम बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन जो है अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि देखिए N+P, ये हो गया न्यूक्लियस, और ये देखिए ये वाला है, ये K सेल है। K सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन होने से इसकी स्टेबिलिटी आएगी, यानी कम से कम K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और बाकी के सेल्स में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होने से वो स्टेबल हो जाता है। तो हाइड्रोजन इस चक्कर में थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। कंफ्यूज क्या रहता है? तो कई केसेस में हाइड्रोजन प्लस भी बना लेता है, और कई केसेस में हाइड्रोजन -1 भी बना लेता है। जैसे अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो वो H- बना लेगा, और अगर कहेगा कि यार एक इलेक्ट्रॉन की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे देगा तो फिर ये H+ बना लेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ? तो इसीलिए हाइड्रोजन को जो पोजीशन है वो आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 में भी है, और आप देखेंगे जो सबसे लास्ट इधर की ओर जाते हैं ना, क्लोरो ब्रोमो, इस सब साइड में जाते हैं, जिसमें क्लोरीन को देखते हैं, ब्रोमीन को देखते हैं, तो उसमें भी -1 वो बनता है। तो इसलिए हाइड्रोजन को उसमें जाता नहीं, 2 पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में आपका।
अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आता है। यानी कि देखिए, अगर H+ हुआ तो ये ग्रुप 1 से ग्रुप 1 में आ जाएगा ये, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेके H- बनाएगा ये, तो ये ग्रुप 17 में चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये ग्रुप 17 में चला जाएगा। अभी तो ग्रुप 1 में रहेगा ये, अगर यहाँ पर है तो ग्रुप 1 में रहेगा, लेकिन ग्रुप 17 में चला जाएगा। जो ग्रुप 17 आपका होता है हैलोजन, जो होता है हैलोजन से रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए आइसोटोप्स की हम लोग बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं। तो मैंने बोला हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। कितने आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के? 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, जिसमें अगर नंबर 1 हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो आपका आता है प्रोटियम आता है, ड्यूटेरियम आता है और ट्रीटियम आता है। तो हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। ये है प्रोटियम, ये आपको याद रखना है। अब आपको कई लोगों को याद भी होगा, ऐसी बात नहीं है, कई लोगों को याद होगा। ड्यूटेरियम और आप देखेंगे ट्रीटियम, ये 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और कौन होता है? ट्रीटियम होता है। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। अगर सिंबल्स की हम बात करते हैं तो मैंने पहले ही बोला था कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं आइसोटोप में जिनके एटॉमिक नंबर सेम होता है, यानी कि इसका भी एटॉमिक नंबर 1 होगा, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 होगा और इसका भी एटॉमिक नंबर 1 होगा, बट इनके एटॉमिक मास में डिफरेंस हो जाता है। एटॉमिक मास थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो एटॉमिक मास डिफरेंस हो जाता है तो इसका जरा सिंबल देखते हैं। इसको सिंपली हम लोग H से डिनोट करते हैं, इस वाले को H से डिनोट करते हैं, ड्यूटेरियम को हम लोग D से डिनोट करते हैं और ट्रीटियम को हम लोग T से डिनोट करते हैं, राइट। ये आपको दिमाग में सेट करना है कि प्रोटियम को हम लोग H से डिनोट करते हैं, ड्यूटेरियम को हम लोग D से डिनोट करते हैं, ट्रीटियम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? हम लोग T से डिनोट करते हैं। देखिए हर किसी का, सब में आप देखेंगे ध्यान से तो सबका एटॉमिक नंबर वही रहने वाला है। कैसे 1 रहने वाला है? देखिए, यानी कि देखिए 1 1 और 1, सबका 1 1 ही रहने वाला है। यहाँ पे सबका वही रहने वाला है। फर्क यहाँ पर क्या आएगा? देखिए फर्क क्या आएगा, यहाँ पर मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं जो आपके सिलेबस में HDT लिख देता हूँ। तो अगर यहाँ पर H से करूंगा तो ये 1, यहाँ भी H होगा तो 1 और यहाँ भी H होगा तो 1। इनके मासेस में डिफरेंस आ जाएगा। जैसे कि देखिए ये यहाँ 1 हो गया 1 ग्राम, ये 2 ग्राम हो गया आपका, और अगला ये 3 ग्राम हो गया आपका। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है यहाँ पे कि ये इस तरह से है, ये 3 तरह के आपके सामने आ गया है। तो ट्रीटियम को T से डिनोट करते हैं और इस तरीके से हमेशा एटॉमिक मास को ऊपर साइड में लिखा जाता है और नीचे साइड में एटॉमिक नंबर को लिखा जाता है। ये 3 आइसोटोप्स हैं, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है और ना ही कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। अगर इन तीनों का अगर हम बनाए दें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का, तो सबका सेम ही मिलेगा आपको, सबका सेम मिलेगा। यानी कि आप देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर वही है जो इसका, सबका सेम है। मास नंबर में फर्क है, क्योंकि इसका मास देखिए यहाँ पर इसका मास नंबर कितना है, इसका मास नंबर यहाँ पर 1 है, इसका यहाँ पर मास नंबर देखेंगे तो इसका मास नंबर 2 है, और यहाँ पर अगर इसका मास नंबर देखेंगे तो इसका मास नंबर 3 है। लेकिन सबका एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू देखिए, इसका 1 है, इसकी भी Z की वैल्यू 1 है और इसकी भी Z की वैल्यू 1 है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि किस तरीके से आगे हम समझते हैं इन तीनों का। अगर स्ट्रक्चर वाइज आप बनाते हैं, थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म इस तरीके से बनाएंगे तो कैसा बनेगा? देखिए ये न्यूक्लियस हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं न्यूक्लियस का जगह देता हूँ ऐसे और ये वाला ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ बड़े मजे मजे में आप पढ़ेंगे, मजा आएगा पढ़ने में, आपको लगेगा बहुत इजी चैप्टर है। और लगेगा क्या इजी चैप्टर है ही है, तो इजी चैप्टर बोलेंगे इसको। इसका ये बना देता हूँ और यहाँ पर इसका ये बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों का मैंने बना दिया है। अब आप खुद ही इसको बना सकते हैं और समझ सकते हैं। ध्यान से आप देखिए, देखिए सब में एक एक सबका एक ही है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन वही होगा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है जेड का मतलब, देखिए जेड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को बताता है। आप ध्यान रखना, जेड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों को बताता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, राइट। अब देखिए प्रोटॉन भी उतना ही रहता है जितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो फर्क क्या आ जाता है? न्यूट्रॉन की संख्या में फर्क आ जाता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पहले वाले में, तो यहाँ होगा एक प्रोटॉन, केवल एक प्रोटॉन रहेगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है। न्यूट्रॉन तो है ही नहीं इसके पास, तो केवल और केवल एक प्रोटॉन इसके पास है, 1p है यहाँ पे, चूंकि सिंगल सिंगल है, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं यहाँ पे। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो न्यूट्रॉन कैसे निकलता है? तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं, न्यूट्रॉन निकल जाता है। यहाँ पर एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, यानी एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 3 में से 1 जाएगा तो 2,
यानी एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है यहाँ पर। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो इस तरीके से ये सिंबल्स आपको मिलेंगे तो आपको कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, पूरी तरीके से क्लियर हमने कर दिया कि किस तरीके से ये प्रोटॉन है, किस तरीके से ये न्यूट्रॉन है, किस तरीके से यहाँ पर नंबर्स में हम डाल देते हैं। फिर आगे आप देखेंगे ध्यान से, तो कहता है प्रोटियम हैज 1 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस वेयर एज ड्यूटेरियम हैज 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। तो वही चीज़ जो मैंने दिखाया, ट्रिटियम हैज 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर ओनली 1 सेल। सो यहाँ पे क्या होता है, एक इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं आइसोटॉप इफेक्ट बोलते हैं इसको। तो आइसोटॉप इफेक्ट क्या कहता है कि डिफरेंस है इनका मास नंबर, है कि नहीं? देखेंगे ध्यान से इन सबका, इनका जो डिफरेंस है किसमें, मास नंबर में सबका डिफरेंस है यहाँ पे। तो यहाँ से डिफरेंस की वजह से कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती है आइसोटॉप्स की, कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती है। अब क्या प्रॉपर्टीज आएगी यहाँ पर, तो आप नंबर 1 प्रॉपर्टी में देखेंगे कि जो H2 है, H2 इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द मेटल सरफेस मोर रैपिडली देन D2। तो देखिए यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है कभी भी अकेला नहीं पाया जाता, हमेशा ये कोवेलेंट बॉन्डिंग बना के हमेशा कम से कम 2 एटम होता है, जैसे H2 N2, नाइट्रोजन N2 होता है, ऑक्सीजन O2 होता है। कभी आपने देखा है कि मैं लिखता हूँ कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो कॉपर Cu और प्लस, कभी आपने देखा है O2 ऐसा लिखा हुआ? नहीं देखा होगा आपने O2 लिखा हुआ। सो डेट्स वाई यहाँ पर हाइड्रोजन भी जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन वो भी H2 के फॉर्म में होता है। अगर D होगा तो D2 के फॉर्म में होगा, T होगा तो T2 के फॉर्म में होगा। डेट मीन हम लिख सकते हैं कि ये H2 के फॉर्म में हो गया, ये आपका D2 के फॉर्म में हो गया और ये T2 के फॉर्म में पाया जाता है। यानी कि 2 H मिलेगा ना, एक H मिलेगा तो H2 बन जाएगा, D2 और T2 बन जाएगा। तो इन तीनों की जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा था उसमें बता रहा था कि H2 इज ऑब्जर्व्ड ऑन द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस पर जो H2 एब्जॉर्ब्ड हो जाता है बहुत तेजी से D2 के मुकाबले। इसके पीछे आप रीजन समझ सकते हैं, क्या रीजन है यहाँ पे। तो H2 क्यों ऑब्जर्व होता है, तो आप इनके देखेंगे यहाँ न्यूट्रॉन आना स्टार्ट हो गया, यहाँ से न्यूट्रॉन आना स्टार्ट हो गया है। डेट्स वाई यहाँ पर केवल प्रोटॉन है, इसलिए यहाँ पर मेटल सरफेस पे बड़े आराम से H2 जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। सेकंड, H2 जो है रिएक्ट करता है Cl2 से 13 टाइम ज़्यादा मोर देन D2 से। तो H2 और D2 में थोड़ा सा कंपैरिजन दिया गया है यहाँ पे। तो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पर लिख लेते हैं और आपको भी माइंड में सेट करना है, क्योंकि अगर ये चीज़ें पूछे, इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकता है ये आपके लिए कि अगर इन दोनों में अगर पूछता है आपसे, तो नंबर 1 अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं बच्चों, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं यहाँ पर, तो नंबर 1 चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि H2 जो है वो क्या है, मेटल सरफेस पे, अगर मेटल सरफेस की बात करें तो यहाँ क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड रैपिडली होता है, बोल सकते हैं बहुत तेजी से होता है, रैपिडली देन D2। तो D2 के मुकाबले बहुत रैपिडली करेगा। और नंबर 2 सेकंड चीज आपको क्या ध्यान रखना है, नंबर 2 पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो H2 है, H2 जो है वो रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विथ Cl2 कितना टाइम ज्यादा, 13 टाइम्स फास्टर देन D2। तो ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा 2 चीज ध्यान रखना है कि जो H2 और D2 में थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि जो H2 है आपका वो 13 टाइम ज़्यादा D2 को क्या करेगा, उससे ज़्यादा वो करेगा, रिएक्ट करता है Cl2 के साथ में। इसलिए आपने देखा होगा H2Cl2 बनाते हैं तो HCl बन जाता है। जनरली इन तीनों में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है H का ज़्यादा यूज है, क्योंकि यहाँ न्यूट्रॉन नहीं होता है, बाकी सब में आज न्यूट्रॉन के आने की वजह से थोड़ा सा इशू आ जाता है यहाँ पे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हाइड्रोजन के, तो हमने ये आइसोटॉप्स के बारे में बात कर लिया, बट आगे हम अगर आपसे पूछें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं इसके, तो अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हाइड्रोजन का, तो ये कलरलेस गैस होता है। आपने हाइड्रोजन को देखा होगा, जहां भी हाइड्रोजन गैस होता है वहां पर अगर माचिस की तीली जलती हुई ले जाएंगे, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो एक पॉप से आवाज आती है। तो कलरलेस गैस होता है, इसमें कोई कलर आपको दिखाई नहीं देता है। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में सेट करना है कि हाइड्रोजन कैसा गैस है। तो हाइड्रोजन एक कलरलेस गैस है, इसके पास कोई स्मेल नहीं होता है, इसके पास कोई स्मेल नहीं है, यानी कि आपको ऐसा नहीं पता चलेगा, सूंघ कर आप नहीं बता सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन है या नहीं है। और बहुत ही हल्का होता है ये, आपने देखा होगा कि गुब्बारे वगैरह में हाइड्रोजन गैस भर देते हैं तो गुब्बारा काफ़ी ऊंचाई तक, आसमान तक जाता है। तो ये तो आपने देखा भी होगा, दीपावली के टाइम में भी जो है
आपने देखा होगा कि कुछ उसके अंदर जल रहा होता है, उसको ऊपर भेजते हैं तो ऊपर बहुत ऊंचाई तक चला जाता है वो। और ये इनसॉल्यूबल होता है वाटर में, एसिड में, ये एसिड और वाटर में दोनों में इनसॉल्यूबल होता है, और ज़्यादातर देखेंगे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। और कहता इट इज एब्जॉर्ब व्हेन पास्ड ओवर प्लेटिनम और पैलेडियम। तो कुछ फिजिकल चीज़ें हैं जो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं आपके सामने, और यहाँ समझते हैं जो मैंने चीज़ें लिखी है। तो अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूँ इसकी, ये आपको ध्यान रखना है, और ये मैं कहता हूँ ना अभी के अभी याद हो जाना चाहिए आपको, अभी के अभी याद होना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ें नहीं है कि आपको लंबा टाइम लेना चाहिए, अभी के अभी आपको याद हो जाना चाहिए। नंबर 1 चीज़ मैंने क्या बताया आपको कि ये कलरलेस गैस है। सबसे बात तो ये कलरलेस गैस है। नंबर 2, नो स्मेल, कोई स्मेल नहीं है इसके पास। नंबर 3, काफ़ी लाइट होता है ये। लाइट मतलब बहुत हल्का होता है ये, आप बोल सकते हैं हल्का होता है ये, बहुत हल्का होता है। नंबर 4, ये इनसॉल्यूबल होता है। किसमें इनसॉल्यूबल होता है? तो देखिए, वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, एसिड में इनसॉल्यूबल होता है, एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने होते हैं लगभग उसमें इनसॉल्यूबल होता है। हो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। देखिए, आप कहेंगे कि वाटर में इनसॉल्यूबल है, कैसे? देखिए, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो वाटर में खुलता नहीं है, बल्कि ये H+ रिएक्ट करके बना देता है क्या? H3O+ बना देता है। क्या बना देता है? H3O+ बना देता है, ये आपने देखा होगा। तो ये जो है H3O+ का निर्माण कर देता है, इसीलिए यहाँ पर बोलते सॉल्यूबल नहीं होता ये। फिफ्थ प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें यहाँ पे, अभी फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या बता रहा था मैं यहाँ पे, तो फिफ्थ प्रॉपर्टीज बता रहे थे। हाँ, ये इसको जब पास करवाओगे पैलेडियम से या पीटी से, पीटी हो या पीडी हो, प्लेटिनम या पैलेडियम, इन दोनों में से कोई भी होगा, जब इनमें से हाइड्रोजन गैस को पास करवाओगे तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं कोई भी। जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर देखा होगा कि जो मैंने ऐसे करके हम लोगों ने बनाया था ये वाला, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने ये पीटी या पीडी का रॉड ले लिया था ना, पीटी या पीडी का रॉड ले लिया था यहाँ पे, स्टैंडर्ड जो हमने बनाया था। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा था, एब्जॉर्ब हो रहा था, यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो रहा था यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं? तो हाइड्रोजन गैस को, H2 गैस को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर रिटन स्टेटमेंट भी लिख दिया है फिजिकल प्रॉपर्टीज के तौर पे, ताकि आपको बेटर समझ में आए, चीज़ें क्लियर हो पाए आपको। इसके अलावा अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ रिएक्शंस आ जाएंगे, जैसे कि कंबस्टन रिएक्शन हो गया, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज इसके पास होती है, रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स होता है, रिएक्शन विथ मेटल्स होता है। तो आइए एक एक करके थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं और फिर अपने चैप्टर को भी आगे बढ़ाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो अब तक तो इतनी आपको आइडिया लग गया होगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज में जनरली हम रिएक्शंस की बात करते हैं कि किस किस के साथ ये रिएक्शन करेगा और क्या क्या प्रोडक्ट वगैरह या क्या क्या चीज़ें बनेंगी। तो नंबर 1 हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंबस्टन की बात करते हैं। देखिए, कंबस्टन का मतलब आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, माइंड में सेट कर लेना। जैसे ही ये वर्ड आएगा ना कंबस्टन, आप समझ जाना कि यहाँ पर जो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन के बारे में। कंबस्टन मतलब जलाना होता है, कोई भी चीज़ को जब जलाते हैं तो ऑलरेडी वो कंबस्टन में ही आ जाता है, राइट। तो यहाँ पर जब हम हाइड्रोजन कंबस्टिबल होता है, यानी कि ये बड़े आराम से जल जाता है, बर्न करता है एयर में, प्लेन ब्लू फ्लेम देता है। इसका आप देखेंगे, इसका जो फ्लेम होता है वो ब्लू कलर का होता है। आपने नोटिस नहीं किया है तो आप फिर कभी देखना, इसका जब जलता है तो ब्लू कलर का फ्लेम होता है, या यूट्यूब वगैरह पे आप देख सकते हो। तो रिएक्शन करेगा तो कैसा करेगा, H2+O2, समझ में आ रहा है? H2+O2 रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, H2O बना देगा ये। अब देखिए, H2O में मतलब अगर H2O भाप भी तो होता है, स्टीम भी तो होता है। जैसे ही H2O का फार्मूला माइंड में आता है आप सीधे लिक्विड समझ जाते हो। यार हमेशा लिक्विड क्यों समझते हो, हमने स्टेट थोड़ी ना बताया यहाँ पे। इसको बैलेंस करते हैं, देखिए यहाँ पर 2 कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर 2 कर देते हैं, तो बैलेंस हो गया। ये बैलेंस करने वाली चीज़ें हैं। सेकंड, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। मैंने इसका जिक्र भी कर रहा था मैं 16 वाले चैप्टर में कि कैसे जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पे काम करता है। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता क्या है कि एक ऐसा H2 क्या करेगा, ऑक्सीजन को हटाने का काम करेगा। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है, अगर मैं लिखता हूँ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ
कि जिनको भी लगता है कि ऑक्सीजन उन्हें नहीं चाहिए तो हाइड्रोजन को बुला सकते हैं। अगर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है तो ध्यान देना इस बात को हमेशा, इस बात को हमेशा ध्यान देना कि कल मैंने रिएक्टिविटी सीरीज बताया था। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में आपको फिर से यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ और आपको याद भी होना चाहिए। ये देखिए, का, ना, का, मामा जी, आलू, जंक फूड, सब पाबंदी है। तो ये पूछता है क्यों, ये बोलता है हाँ जी, फिर बोलता है अच्छा जी, फिर ये एयू आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप ये देखते हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज होता है यहाँ पे, और इस रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग काम करते हैं। ट्रिक भी मैंने बताया था, काना, काना का मामा जी, काना का मामा जी, आलू, जंक फूड, सब पाबंदी है। हो गया यहाँ तक है। फिर पूछता क्यों, हाँ जी, अच्छा जी, आओ। तो ये ट्रिक था, जिस ट्रिक से मैंने आपको बताया था। आप इसको नोट भी कर सकते हो वीडियो को आगे पीछे करके, जो भी आपको लगता है। तो यहां से देखिए, ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन अपने से ऊपर वाले एलिमेंट्स का कभी भी रिडक्शन नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अपने से ऊपर वाले का कभी भी रिडक्शन नहीं करेगा, हमेशा किसका रिडक्शन करेगा, देखिए इन सब का रिडक्शन करेगा, कॉपर से लेकर यहां तक का, इन सब का रिडक्शन बड़े आराम से कर देगा। यहाँ पे रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर ये किसी फॉर्मूले के साथ है और इसके पास ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देगा। कैसे डिस्प्लेस कर देगा, देखो, जैसे मान लो यहां पर हम लेते हैं CuO लेते हैं यहाँ पर, तो CuO लेते हैं और प्लस यहाँ पर हम लोग H लिखते हैं यहाँ पर, तो H लिखते हैं यहाँ पर, तो क्या कर देगा ये क्या बना देगा, ध्यान से देखो, ये बना देगा Cu प्लस H2O बना देता है यहाँ पर। समझ में आ रहा है मेरी बात, ये कैसे ये बना रहा है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज आपको और यहां समझनी है, देखिए, हालांकि यहां पर जो जिंक है आपका, ये हाइड्रोजन से ऊपर है, ये जो जिंक है ये हाइड्रोजन से ऊपर है, लेकिन जब हम जिंक ऑक्साइड लेते हैं, ZnO लेते हैं यहाँ पे, ZnO, जिंक ऑक्साइड, ZnO लेते हैं, और अगर यहाँ H, हालांकि H नहीं लिख सकते, H2 लिखना होगा हमें, यहाँ H2 लिखना होगा, H2 से रिएक्शन करते हैं, तो आपको लग रहा होगा सर यहाँ तो नो रिएक्शन होना चाहिए। बिल्कुल आपको सही सोच रहे हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये Zn प्लस H2O बना देता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि मैंने बताया था अभी कि ये जो हाइड्रोजन H2 होता है, न्यूट्रॉन नहीं होने की वजह से मेटल के सरफेस पे ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये जिंक के सरफेस, जो जिंक का मेटल होता है सरफेस, उस पर ये एब्जॉर्ब हो जाता है ZnO के सरफेस पे, और एब्जॉर्ब होने की वजह से ये H2O बना देता है, राइट। तो यहाँ से ये जिंक का भी रिडक्शन कर देता है यहाँ पे। बाकी रिएक्टिविटी सीरीज बहुत काम आने वाली है, आपको ध्यान तो वैसे भी रहना चाहिए। तीसरी हम बात करते हैं यहाँ पर रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। देखिए, हाइड्रोजन दोनों से रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन जो है दोनों से रिएक्शन करेगा, नॉन मेटल से भी रिएक्शन करेगा। मैं लिख देता हूँ, रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल से भी रिएक्शन करेगा और मेटल से भी रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा इसको समझते हैं। नॉन मेटल्स में कौन कौन आता है, तो नॉन मेटल्स में देखिए क्लोरीन आता है, नॉन मेटल्स में नाइट्रोजन आता है, नॉन मेटल्स में कार्बन आता है। और ये तो जय बीरू की दोस्ती जैसे फेमस है, वैसे आपको पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन की कितनी ज़बरदस्त मस्त एकदम पूरी दोस्ती, पूरी केमिस्ट्री जानती है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इतनी अच्छी दोस्ती है कि हाइड्रोकार्बन चैप्टर बन गया, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन गया। सो आपको तो इससे क्या, इससे कोई किसी के बारे में छुपा ही नहीं है, इनकी जो दोस्ती है याराना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर मान लो नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा, H2 है यहाँ पे, और Cl2 से रिएक्शन करेंगे, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो क्या बना देगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पर आप बना देंगे यहाँ पर, तो क्या बनेगा, H2 और Cl2 दोनों बनाएंगे तो HCl बनेगा यहाँ पे, बिल्कुल HCl बनेगा यहाँ पे। अब HCl बनेगा, इसको बैलेंस करते हैं, 2 लिख देते हैं, HCl बनेगा। इसी तरीके से आप मान के चलिए N2 के साथ रिएक्शन करेंगे H2 का, तो क्या बना देगा, NH3 अमोनिया बना देगा। ये क्या बना देगा, ये अमोनिया बना देगा। बैलेंस करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2 लिख देते हैं, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, हो गया बैलेंस ये। इसके अलावा कार्बन से करेगा तो मस्त एकदम से C प्लस H2 क्या बना देगा, ये देखेंगे यहाँ पर CH4 बना देगा, यहाँ पर 2 कर देंगे। तो ये तो नॉन मेटल के साथ पूरी दुनिया जानती है कि बहुत फेमस है, हाइड्रोजन जो है रिएक्शन करता है। इसी तरीके से अगर हम मेटल के साथ रिएक्शन करवाना चाहते हैं हाइड्रोजन का, तो मेटल के साथ भी रिएक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइड्राइड का फॉर्म बना देगा। कैसा बना देगा, हाइड्राइड का फॉर्म बना देगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, यानी रिएक्शन विथ मेटल्स। अगर मेटल के साथ करते हैं हम लोग, तो मेटल के साथ क्या बन जाएगा, मेटल के साथ आपका बन जाएगा, आप देखिए आपके सामने करते हैं। जैसे मान लेते हैं सोडियम लेते हैं और हाइड्रोजन लेते हैं, तो सोडियम NaH बन जाएगा ये,
ठीक है। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, बैलेंस हो गया, सोडियम हाइड्राइड बना दिया। या लिथियम ले लीजिए आप, Li प्लस H2, तो क्या बना देगा ये, LiH बना देगा, यहाँ भी 2 लिख दो, यहाँ भी 2 कर दो। तो इस तरीके से जो है ये हमने देखा कि कैसे जो है केमिकल प्रॉपर्टीज में ये रिएक्शन करता है। बाकी इसका जो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में देखेंगे जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया विच इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स। जैसे यहाँ अमोनिया NH3 बना ना, ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ये वाला, तो यहाँ पर अमोनिया का मैन्युफैक्चरर में काम आता है, तो फर्टिलाइजर बनाने के यूज में आ जाता है ये थोड़ा सा आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे। इसके अलावा आप देखेंगे इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा, आप चाहो तो नोट कर सकते हो साथ में। पहला पॉइंट है इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ अमोनिया विच इज यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स। दूसरा है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल्स घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते हैं। तीसरा है फॉर कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू सिंथेटिक पेट्रोलियम, कोयले को सिंथेटिक पेट्रोलियम बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है इन मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली मिथेनॉल वगैरह को बनाने में काम आता है। एंड पांचवा है एज प्राइमरी फ्यूल फॉर हैवी रॉकेट्स वगैरह में हाइड्रोजन गैस को दिया जाता है। एक तो लाइट होता है, ये काफ़ी हल्का होता है और एक अच्छा फ्यूल की तरह काम करता है ये, तो रॉकेट में हाइड्रोजन को ही दिया जाता है। एंड 6 हो गया आपका फॉर फिलिंग बलून्स वगैरह में, मैंने बोला ना हल्का होता है, बहुत ऊंचाई तक बलून्स जाता है। तो ये आपका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो गया हाइड्रोजन का। फिर इसके अलावा हम आगे जानेंगे, अभी हैवी वाटर के बारे में जानेंगे, आगे नॉर्मल वाटर के बारे में भी जानेंगे, फिर इनका और स्ट्रक्चर वगैरह जानेंगे, इनकी और प्रॉपर्टी वगैरह जानेंगे। तो अभी इस पार्ट में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बने रहिए इसके साथ। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में आके हमें बता सकते हो क्या कुछ डाउट वगैरह आपको रहा। तो आइए फिर आगे वाले पार्ट को हम देखते हैं। तो नाउ अब हम बात करते हैं आगे। देखिए आगे हमें बात करना है हैवी वाटर किसे कहते हैं। अब तक आपने नॉर्मल वाटर के बारे में सुना है, लेकिन क्या आपने हैवी वाटर के बारे में सुना है? नहीं सुना ना, तो अब हम आपको बता रहे हैं कि ये हैवी वाटर होता है। यानी अगर ड्यूटेरियम लेते हैं हम लोग, ड्यूटेरियम के साथ D2A बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड हैवी वाटर। ठीक है, हर चीज़ टाइम से ही पढ़ना होता है यार, अब हर चीज़ 9th-10th में थोड़ी ना पढ़ लोगे। तो देखिए हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, D2O होता है। जैसे H2O ब्रेक करता है H+ और OH- में, ठीक वैसे ही D2O ब्रेक करता है D+ और OD- में ब्रेक करता है। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप देखेंगे जो OH का बॉन्ड होता है वो वाला बॉन्ड बहुत ईजिली जो है बहुत तेज़ी से टूटता है। OD बॉन्ड थोड़ा सा उस तरीके से नहीं टूट पाता जितना रैपिडली OH का बॉन्ड टूटता है। इसीलिए H2 ज़्यादा लिबरेटेड होता है, H2 ज़्यादा बनता है और मोर इजीली देन D2। जब वाटर को आप इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो सबसे ज़्यादा H2 का फॉर्मेशन होता है। इसी वजह से रीजन यही आपका होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अलग होना होता है, तो उतना D2 नहीं आ पाता जितना कि H2 आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी है। यूजफुल ऑफ हैवी वाटर क्या हो गया, तो मॉडरेटर के रूप में काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अगर आपको नहीं है, तो जो पावर प्लांट होता है जहाँ बिजली वगैरह बनता है तो न्यूक्लियर सिस्टम होता है, वहाँ मॉडरेटर के रूप में काम करता है। और इन द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस के मैकेनिज्म में काम करता है। एंड थर्ड हम देखेंगे एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ड्यूटेरियम कंपाउंड्स। अब आपको बिल्कुल अटपटा लग रहा होगा ये जानकर कि ड्यूटेरियम का कंपाउंड भी होता है, तो बिल्कुल ड्यूटेरियम का कंपाउंड होता है। जैसे कि देखिए कैल्शियम कार्बाइड ले लिया, ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी ले लिया ये वाला, तो यहाँ क्या बन रहा है C2D2 बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या बन रहा है CaOD का होल ट्वाइस बन रहा है। तो जैसे H के साथ आप बिहेव करते थे ठीक वैसे ही कुछ ऐसा आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैल्शियम कार्बाइड है, ये आपका हैवी वाटर है, और C2D2 क्या है एक्चुअली, ये ड्यूटेरियम एसिटिलीन हम ले रहे हैं यहाँ पर। क्या ले रहे हैं, ड्यूटेरियम एसिटिलीन ले रहे हैं यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड का जो होता है यहाँ पे H2 की जगह D2 ले रहे हैं हम लोग। और ये आपका हो गया वही जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं तो उसी तरीके से कैल्शियम हो गया और OD का होल ट्वाइस हो गया। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ से देखिए अगर SO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर SO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे और यहाँ D2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर D2SO4 बन जाएगा, जैसे कि H2SO4 बनता है ठीक वैसे ही D2SO4 बन जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको हैवी वाटर के बारे में बताया। अब आइए थोड़ा सा जानकारी हम आपको प्यारे वाटर के बारे में देते हैं जो हम रोज़ पीते हैं और आए दिन हम घर में इस्तेमाल भी करते हैं। तो हम उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये नॉर्मली वाटर के बारे में क्या होता है। तो नॉर्मल वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O फार्मूला होता है। तो जो H2O फार्मूला होता है तो उसको जब हम ब्रेक करते हैं तो कैसा दिखता है वो। सो नॉर्मल वाटर क्या होता है, नॉर्मल वाटर का फार्मूला H2O होता है। तो H2O ये फार्मूला हमने लिख दिया। तो
H2O में कितना है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, राइट। इसको जब हम ब्रेक करते हैं बच्चों, तो यहां पर ब्रेक करने से पहले थोड़ा सा इसका आप जान लेते हैं। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है और हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो जब आप बॉन्डिंग बनाते हैं तो ये देखिए, ये ऑक्सीजन है 8 नंबर का, मतलब 2 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसके इर्द गिर्द में होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, जो कोवैलेंट बॉन्डिंग बनेगा देखिए यहाँ पर, और ये देखिए जो कोवैलेंट बॉन्डिंग बनेगा इसमें देखिए हाइड्रोजन अपना लेके ये हो गया और ये हाइड्रोजन लेके अपना ये वाला हो गया। तो हाइड्रोजन अपना कंप्लीट कर लिया। लेकिन अब होता क्या है कि ऑक्सीजन जो होता है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि अगर मैं ब्लू मार्कर से यहाँ बनाऊं तो 2 तो यूज हो गया है, तो 2 यहाँ पर बना देता हूँ और 2 यहाँ पर बना देता हूँ। इसको लोन पेयर बोलते हैं, जो पेयर में बच जाता है इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर यहाँ पर बच गया है। सो अगर यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ जो स्ट्रक्चर वाइज अगर देखेंगे तो 4 इसके पास और 4 इसके पास, यानी ये वाला अगर मैं ऐसे करके बना दूं तो ये वाला जो है अपना ऑक्सीजन भी कंप्लीट कर लेगा। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ H2O। इसीलिए इस चीज को जो है हम कैसे लिख देते हैं, इसीलिए इस चीज को हम ऐसे भी लिख देते हैं, इस चीज को ऐसे लिख देते हैं कि ये O हो गया, ये H हो गया और ये H हो गया। तो जब O हो गया, H हो गया, तो यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, राइट, और यहाँ पर इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको सामने रिप्रेजेंट किया। बट क्या एक्चुअली में H2O ऐसा ही रहता है? क्या H2O ऐसे ही हॉरिजॉन्टल होता है? नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं रहता है, ये एक एंगल से मुड़ जाता है। क्यों एंगल से मुड़ जाता है? क्योंकि ये जो लोन पेयर आप देख रहे हैं, इस लोन पेयर में और इन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन की वजह से ये अपने रिपल्सन को कम करना चाहता है, अपने हिंड्रेंस को कम करना चाहता है, जिसकी वजह से इसका फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हो जाता है। यानी ये O होता है, ये बॉन्ड H होता है, ये बॉन्ड H होता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? और यहां पर कुछ एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है 104.5 डिग्री, ये इतना एंगल से ये क्या होता है, इस एंगल से इसका स्ट्रक्चर आपको दिखता है यहाँ पर। तो ये चीजें जो है आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हिंड्रेंस को कम करता है और हिंड्रेंस कम करने के चक्कर में यहाँ पर चीजें आता है। इसी में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या कंसेप्ट है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको इस चैप्टर में, चूंकि हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, 2 टर्म आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैं लिख देता हूं यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान के चलो ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को से देखता रहेगा। क्योंकि देखिए हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, पेयर में है, जो शेयर कर रहा है आपस में। तो ये क्या चाहेगा, इसका वाला भी इलेक्ट्रॉन इसी के तरफ अट्रैक्ट हो जाए, इसी के तरफ हो जाए। हालांकि देखिए बीच में ये आ रहा है ना बॉर्डर, तो बॉर्डर के हिसाब से इसको बीचों बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन को आना चाहिए। लेकिन अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये चाहेगा इस बॉर्डर के इस तरफ आ जाए। जैसे कि अभी जो है रिसेंटली जो है, अभी मैं न्यूज में देख रहा था, कौन, मिजोरम और असम, मिजोरम असम के बीच पुलिस में ही मुठभेड़ हो गया, 6 असम के पुलिसों को मारा गया, मतलब शहीद हो गए वो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों के जो है राज्य का बॉर्डर है ना, पहली बार इंडिया में ऐसा हो रहा है। बहुत दुख की बात है कि अपने ही राज्य के जो है पुलिसों के बीच में इस तरह से मुठभेड़ हुआ है। इसका सीधा फायदा जो है चाइना उठा सकता है, चाइना चाहता है, क्योंकि बगल का कंट्री है, वो बॉर्डर पड़ता है उसका। तो उसी तरीके से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहता है ना, ये चाहता है कि ये भी इधर की ओर अट्रैक्ट हो जाए, चाहता है ये भी इधर की ओर अट्रैक्ट हो जाए। तो इसीलिए पूरा तो नहीं आ पाता, लेकिन टेंडेंसी है इसकी, टू अट्रैक्ट बोल सकते हैं या टेंडेंसी बोल सकते हैं, या आप जो चीजें आप समझ सकते हैं। तो इसी में एक होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होता है, एक होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव में जैसे ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, समझ में आ रहा है आपको, ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, सल्फर आ गया, क्लोरीन आ गया, यहां लिख देता हूं मैं। हाई वाले में कौन सा हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब जो सल्फर हो गया, ये सब ना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव में आते हैं। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में जैसे हाइड्रोजन आ गया, पोटासियम आ गया। पोटासियम तो खैर आयनिक बॉन्ड बनाता है, जनरली समझिए लेस में हाइड्रोजन जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन लेस है, हालांकि इनमें भी काउंटिंग होती है,
फ्लोरीन भी होता है, इनमें काउंटिंग होती है ज़्यादा कम। ऐसा नहीं है कि ये तीनों के तीनों जो ज़्यादा हाई होंगे, हो सकता है इन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के केस में कोई इनसे ज़्यादा हो तो जो ज़्यादा होगा वो हाई हो जाएगा, फिर वो लो हो जाएगा। तो ये इनका एक डाटा वैल्यू होता है। फिलहाल अभी ओ और एच के बीच में देखेंगे तो ओ जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बीच में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। एक ऐसा चार्ज डेवलप होता है जिसपे देखिए, इस पे अगर मैं रेड पेन से आपको यहाँ पर करके दिखाऊं, रेड मार्कर से, तो इस पे डेल्टा स्लाइटली डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और यहाँ पर जो है स्लाइटली डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पर स्लाइटली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पोलैरिटी डेवलप हुआ है। कैसे बोलेंगे, पोलर हो गया। पोलर मतलब होता है जब टर्मिनल पे प्लस और माइनस ब्रेक होता है, उसको हम लोग पोलर के नाम से जानते हैं। तो पोलैरिटी हमने डेवलप कर दिया है, तो ये पोलैरिटी डेवलप कर दिया है, तो इसी से कंसेप्ट बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझो मेरी बात को, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके का होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आता है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसेप्ट आता है यहाँ पे, और दो तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है यहाँ पे। कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर, और एक होता है इंट्रामोलिकुलर। एक होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरमोलिकुलर की बात कर रहे हैं या इंट्रामोलिकुलर की बात कर रहे हैं। तो सर इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, आपने वर्ड सुना है इंटर, जैसे 11th 12th हम लोग पढ़ते हैं, तो 11th 12th में क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग, इंटर में पढ़ाई कर रहे हैं। इंटर मतलब 11th क्लास अलग है, 12th क्लास अलग है। तो जो इंटर का मतलब होता है दो अलग अलग कंपाउंड्स, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, ठीक है, चाहे वो सेम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ये H2O का मॉलिक्यूल, ये H2O का मॉलिक्यूल, इनके बीच में लगे चलेगा। लेकिन जब इंट्रा की हम बात करते हैं तो इंट्रा में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल होता है और उसी के बीच में इसके यहाँ से निकला हाइड्रोजन, यहाँ से निकला ऑक्सीजन, इसके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो दैट इज द इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो इंटर मतलब होता है अलग अलग। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब जब दो अलग अलग कंपाउंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है तो उसको इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्डिंग कहते हैं, और इंट्रा का मतलब एक ही के अंदर होता है। सो यहाँ पर आप मुझे बताइए कि हम इंटरमॉलिकुलर की बात कर रहे हैं या इंट्रामॉलिकुलर की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम यहाँ पर इंटरमॉलिकुलर की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे और अलग अलग ही हो गए, मतलब H2O फिर H2O फिर H2O, इस तरीके से हो गए। सो लुक वाइज कैसा दिखता है ये, तो अगर लुक वाइज आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे देखिए ये O हो गया, यहाँ देखिए ये H हो गया, और ये देखिए ये वाला H हो गया यहाँ पे। सो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पर जो है डेल्टा पॉजिटिव, ये चार्ज जनरेट हो गया यहाँ पे। जस्ट लाइक यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, यहाँ पर ये O हो गया, ये H हो गया, और ये H हो गया। तो ये हो गया डेल्टा नेगेटिव, ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव, और ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव। सो यहाँ पर होगा क्या, अब इनके बीच में देखिए हमेशा नेचर में प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन रहा है, और इसी अट्रैक्शन को, इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो यहाँ पर आ रहा है ना, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हालांकि ये बहुत ही पार्शियल बॉन्ड होता है, इस तरह का कोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड की तरह नहीं होता, लेकिन हाँ बहुत मेजर पार्ट निभाता है। इसकी वजह से जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर जाता है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है ये। तो इसके आगे भी आप बढ़ाएंगे इस तरीके से, अगर आगे आप बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर मैं O लिख देता हूँ, और यहाँ पर H कर देता हूँ, यहाँ पर H कर देता हूँ, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव है, तो ये इसके साथ फिर बना देगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ये चीजें थोड़ी सी यहाँ पर आती है, यही आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हम इंटरमॉलिक्यूलर की बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक सवाल आपसे पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है कि सॉलिड फॉर्म में जब वाटर होता है तो कहता है इन सॉलिड फॉर्म वाटर इज लेस डेंस देन लिक्विड फॉर्म, एंड दिस इज क्यों, ऐसा क्यों होता है, इन सॉलिड फॉर्म में वाटर जो होता है वो लेस डेंस होता है लिक्विड फॉर्म के मुकाबले। मतलब इसका कहने का मतलब है कि लिक्विड फॉर्म में जो है वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा नज़दीक होते हैं, लेकिन सॉलिड फॉर्म में जो है आपस में बीच में गैपिंग होती है इनकी। तो
तो इसके पीछे भी लॉजिकल नहीं साइंटिफिक रीजन है। लॉजिकल रीजन मत लगाइए, लॉजिक वहाँ लगता है जहाँ साइंटिफिक रीजन अप्लाई नहीं होता है। तो जब हम बात करते हैं कि आइस का टुकड़ा हम लेते हैं, आइस का टुकड़ा हम लेते हैं और उतना ही अगर हम पानी लेंगे तो आप देखेंगे कि आइस ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करता है, आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जबकि पानी का उतना वॉल्यूम नहीं होता है, क्योंकि पानी के पार्टिकल बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है कम स्पेस में कितना ज़्यादा पार्टिकल आ रहा है, डेट इज सिंपल डेंसिटी की हम बात करते हैं। तो लोहे का बाट इतना होता है, रुई भी इतना ले लेंगे, तो लोहे का बाट अगर 1 kg का है, किसी के सर पे मार देंगे सर फट जाएगा उसका, तो इतना ही लोहे का बाट है। और वो क्या है, लोहा उतने स्पेस में बहुत ज़्यादा पार्टिकल से नज़दीक नज़दीक है, नहीं हाई डेंस हो गया। और रुई में हाई डेंस नहीं है, जस्ट लाइक रुई की तरह आइस समझ सकते हैं और जो लोहा है वो उसके लिक्विड समझ सकते हैं। तो जब 1 गिलास आप पानी लेते हैं तो 1 गिलास पानी का जो शेप होगा, जो वॉल्यूम होगा, उतने ही पानी का जब आप बर्फ बनाएंगे, क्यूब बनाएंगे, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ये सवाल आपसे पूछता है कि आइस जो होता है वो लेस डेंस होता है और जो वाटर होता है वो हाई डेंस होता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण यही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। अब हम स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में स्ट्रक्चर कैसा बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर आप दिखेगा बीच में काफ़ी स्पेस मिल जा रहा है, और स्पेस मिल जाने की वजह से ये जो आइस का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, स्पेस मिल जाने की वजह से यहाँ पर जो है इसकी डेंसिटी जो है वाटर की डेंसिटी से क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। जैसे इसको थोड़ा सा हम क्लियरली समझते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर आप ये वाला OH एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाला OH दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर डेल्टा निगेटिव और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग गया। उसी तरीके से बच्चों इस वाले में देखेंगे ये वाला O है तो HH इधर हो गया, ये वाला O इधर HH है, तो ये इस पर डेल्टा निगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव आ गया। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो यहाँ पर हर जगह पे आप देखेंगे कि एक जो है पोलैरिटी डेवलप हो रहा है, और पोलैरिटी डेवलप होने की वजह से यहाँ पर कहीं भी आप उठा के देख लेंगे, पोलैरिटी डेवलप होने की वजह से यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है। और ये जो है एक इसको ऐसा स्पेस दे रहा है, एक ऐसा स्ट्रक्चर दे रहा है कि बीच में जो है इनका एक स्पेस दे रहा है, जिसकी वजह से डेंसिटी क्या हो जाती है, वॉल्यूम। देखिए जहाँ भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा डेंसिटी लो हो जाएगी। तो ये तो कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया, जो आप इस तरह से आंसर इसको दे सकते हैं। कोई बड़ा इशू नहीं, मैंने पहले ही बोला था कि हाइड्रोजन बहुत ईजी चैप्टर है, कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। खैर आगे हम बात करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे बनता है, और भी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग बात करेंगे कि कुछ और प्रॉपर्टीज कैसे होता है, हाइड्रोजन और भी ब्लीचिंग एजेंट की तरह कैसे काम करता है, या कुछ और रिएक्शंस वगैरह में कैसे काम करता है, और वो इसका लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद हाइड्रोजन टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। फिर हम एस ब्लॉक एलिमेंट पे आ जाएंगे और उस पर अपने स्टडी को जारी रखेंगे। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसका फॉर्मूला H2O2 होता है बच्चों, ध्यान से आप देखेंगे H2O2 इसका फार्मूला होता है। H2O को हम लोग वाटर कहते हैं, लेकिन जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करते हैं तो H2O2 इसको कहते हैं। और इसको कैसे बनता है, तो 2 तरीके जो है आपके सिलेबस में दिया है, इन 2 तरीकों से इसका हम प्रिपरेशन करते हैं, इन 2 तरीकों से इसको हम लोग बनाते हैं। तो जो नंबर 1 तरीका होता है, कोई भी मेटालिक पेरोक्साइड ले लीजिए, है ना, क्या लेना है आपको, मेटालिक पेरोक्साइड लेना है यहाँ पे, और H2SO4 सल्फ्यूरिक, इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है आपको। क्या लेना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। तो यहाँ से आपका जो है एक मेटल सल्फेट बनता है और H2O2 बनता है। जैसे कि मेटालिक पेरोक्साइड में क्या क्या ले सकते हैं सर, बहुत अच्छा सवाल आपके मन में आ रहा है। जैसे कि मान लो सोडियम Na2O, मान लो ऐसा ले लिया, Na2O हमने ऐसा ले लिया। तो जब हम ऐसा लेते हैं Na2O नहीं तो सोडियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा। पेरोक्साइड लेना है ना, NaO2, क्या ले लिया हमने, NaO2 ले लिया हमने। तो जब हम NaO2 लेते हैं यहाँ पे तो क्या बन गया, ये बन गया सोडियम पेरोक्साइड, प्लस हम क्या लेते हैं यहाँ पर H2SO4, ठीक, और यहाँ से मेटल सल्फेट बन गया, यानी कि सोडियम Na2SO4 प्लस H2O2। तो ये जो आप देख रहे हैं H2A2, यही हमें बनाना था, जो हमने बना लिया। इसके अलावा आप सोडियम के अलावा और भी मेटल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ बेरियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप बेरियम पेरोक्साइड लेंगे तो BaO2 ऐसा हो जाएगा ना, BaO2 हो जाएगा, बेरियम पेरोक्साइड हो जाएगा। डाइल्यूट में हम लोग H2SO4 ले लेंगे यहाँ पर, और यहाँ से जो है आपका ये BaSO4 बेरियम सल्फेट,
और प्लस आपका जो बन गया कौन सा, H2A2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये आपका फॉर्मेशन हो गया जो हमें चाहिए था, क्योंकि यही तो हमें चाहिए था, H2O2 यही बनेगा ना, H2O2। ठीक, इसके अलावा सेकंड देखेंगे, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4, अगर आप H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं 50% वेट बाई वेट, तो यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस कैसा होता है, तो एक कैथोड लेना पड़ेगा, एक एनोड लेना पड़ेगा, और उसके बाद डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना, क्या करना पड़ेगा, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल हम लोग ऐड कर देते हैं। तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको बच्चों, डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। तो जब आप डिस्टिलेशन करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर H2SO4, और यहाँ हमने डिस्टिलेशन कर दिया इसका। सो आपको बेहतर मालूम पता है कि भैया यहाँ H2SO4 हमने लिया है और उसको हमने क्या कर दिया, डिस्टिलेशन कर दिया यहाँ पे। तो कैसे स्टेप पूरा होगा, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जैसे कि एट कैथोड, तो कैथोड की हम बात करते हैं, एट एनोड, और एनोड की बात करते हैं। तो कैथोड पे क्या हो जाएगा, देखिए 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कैथोड कैसा हो गया, यहाँ पर कैथोड पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, पॉजिटिव वाला ले रहे हैं हम लोग, तो H2 का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर H2 बन रहा है। और एट एनोड की अगर हम बात करते हैं, तो एनोड में देखिए H2SO4 दो हिस्सों में ब्रेक करेगा, आप अच्छे से जानते हैं, एक H+ में ब्रेक करेगा और SO4 2- में ब्रेक करेगा। तो इन्हीं में से एक कैथोड पे लेना है, एक को एनोड पे लेना है। तो H+ को हमने कैथोड पे ले लिया और SO4 2- को हमने एनोड पे ले लिया, राइट। जब इसको एनोड पे हमने ले लिया, तो ये जो 2SO4 2- है, ये 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ ले रहे हैं, तो ये बनता है H2O8 2- बन जाता है। इट्स फर्स्ट टाइम जब आप ऐसी चीज देख रहे हैं, +2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल आपके लिए फ्रेश है, बिल्कुल नया है, आप बिल्कुल पहली बार सीख रहे हैं। मैं समझ सकता हूं आपको बहुत अटपटा लग रहा होगा कि सर H2O8 क्या होता है। तो H2O8 को हम लोग पर सल्फेट आयन के नाम से जानते हैं। कुछ चीजें होती है जो धीरे धीरे आपको सीखना होता है। आप एक बार में H2SO4 भी नहीं सीखे थे, आप एक बार में बेरियम के बारे में भी आप नहीं जानते थे, सोडियम भी नहीं जानते थे, तो ऐसे करके आपने सीखा है। तो यहाँ पर H2O8 2- बनता है। और अगेन अगर आप यहाँ डिस्टिलेशन करवाते हैं, तो यहाँ देखिए क्या डिस्टिलेशन में क्या होगा, एक तो हम लोग H+ ले लेंगे और दूसरा H2O ले लेंगे। ये दो चीज लेंगे, किसके साथ, इसके साथ ले लेंगे। तो यहाँ पर जो है बन जाता है 2H2SO4 + H2A2 जो हमें चाहिए। तो यहाँ पर एक स्टेप ये होता है कि हमें यही तो चाहिए, H2A2 या O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिए। तो दो तरीके हैं आपके बनाने के, चाहे तो आप मेटल पेरोक्साइड से डाइल्यूट H2SO4 से ले ली, डाइल्यूट हम लोग ले रहे हैं। ये डाइल्यूट का एक कॉन्सेंट्रेटेड एक डाइल्यूट होता है। कॉन्सेंट्रेटेड में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, वाटर का कम होता है, एसिड का ज़्यादा होता है। डाइल्यूट में H2SO4 यानी कि एसिड का कंसंट्रेशन कम होगा, वाटर का ज़्यादा होता है, जिसको हम बोलते हैं मतलब नॉर्मली जो आपके गली वली में बेचने के लिए तेजाब वगैरह आता है, तो उसमें पानी ज़्यादा होता है, तेजाब कम होता है। प्योर तेजाब रहता है तो फिर बहुत खतरनाक हो जाता है, वो तो मिलना मुश्किल है, या मिलता भी है तो ऐसे बेचना नहीं चाहिए। आपने सुना अक्सर लड़कियों के चेहरे फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो खैर अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ें आपके सामने जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के हमने बताया। आइए थोड़ा सा हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्या प्रॉपर्टी है। फिर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कुछ प्रॉपर्टी जानेंगे, जिसमें से इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जानेंगे, इसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जानेंगे और इसका ब्लीचिंग एक्शन जानेंगे। ये तीन चीज़, यानी कि आप बस H2A2 का हमें O2 का हमें प्रॉपर्टी जानना है, और यहाँ से हम अपना हाइड्रोजन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि हम बहुत नज़दीक चल रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें और अगले 5 से 10 मिनट में इसे हम कवर कर लेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि भाई H2O2 का क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी आप देखते हैं यहाँ पर भाई, तो नंबर 1 प्रॉपर्टी में क्या दिया है, सबसे नंबर 1 कलरलेस है ना, सिरपी लिक्विड है, ये कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं है, सिरप जैसा जैसे पीते हैं उसके साथ लिक्विड होता है। ये शार्प ऑर्डर है इसका, यानी कि ऑर्डर जो सुगंध होता है वो शार्प है, तेज है, आपको समझ में आ जाएगा। मिसिबल होता है किसके साथ, वाटर के साथ, अल्कोहल के साथ और ईथर के साथ, बड़े आराम से मिसिबल है, ये घुल जाता है किसी भी ऑल प्रोपोर्शन, जैसे प्रोपोर्शन में चाहेंगे उस प्रोपोर्शन में मिसिबल होता है। एंड द फोर्थ एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एंड एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों पे काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट। इफ वी टॉक अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब वो मटेरियल जो खुद में रिडक्शन करवाता है और दूसरे में ऑक्सीडेशन करवाता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि जब भी एजेंट की बात करते हैं तो उल्टा होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसमें रिडक्शन होता है वो
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी इन एसिडिक या तो एसिडिक ले लीजिए, अल्कलाइन, दोनों तरह के मीडियम में ये काम करता है। ये तो चीज़ें जो मैंने लिखा आपके सामने या स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये। सो आगे हम बात करते हैं कि यदि ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की तरह काम करेगा H2O2 तो कैसे बिहेव करेगा। देखिए H2O2 ऑक्सीडाइज कर देता है ब्लैक लेड को, काले रंग का होता है, ब्लैक लेड सल्फाइड होता है, ब्लैक लेड सल्फाइड, उसको क्या करता है व्हाइट लेड सल्फाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे ये H2O2 लिया, ये ब्रेक किया H2O में और O में, ये PbS है, ब्लैक है जो लिखा हमने लेड सल्फाइड, प्लस ये वाला ऑक्सीजन लिया इसने, 4 ऑक्सीजन लिया, और ये PbSO4। तो यहाँ से जब इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो 4 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये वाला हिस्सा कट जाए, ऑक्सीजन कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर ये H2O2 है तो 4H2O2 हो गया, PbS हो गया, यहाँ पर PbSO4 हो गया, और यहाँ पर 4H2O हो गया। तो ये जो रिएक्शन आपके सामने आया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब जो PbSO4 आपके सामने ये वाला मिला, ये वाला, ये एक्चुअली व्हाइट कलर का है। कौन सा कलर का है, मैं लिख रहा हूँ रेड में, लेकिन व्हाइट कलर का है ये। और अभी यहाँ जो PbS लिया था आपने, ये जो PbS आपने लिया था ये वाला, ये ब्लैक कलर का है ये। तो देख रहे ब्लैक कलर को व्हाइट कलर में कन्वर्ट कर देता है ये। तो एक्चुअली क्या किया इसने, तो यहाँ पर कैसा इसका नेचर काम किया, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की तरह काम किया है। इसी तरीके से जो है ये H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड को भी सल्फर से ऑक्सीडाइज कर देता है, क्योंकि ऑक्सीडाइज करने का मतलब अब आई होप आपको पूरी तरह समझ में आ रहा होगा कि ऑक्सीडाइज करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है ये। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो खुद में क्या करवाएगा, रिडक्शन करवाएगा। तो रिडक्शन करवाएगा तभी तो ये अपना ऑक्सीजन अलग कर रहा था, देख रहे हैं ऑक्सीजन को अलग कर रहा है। तो ऑक्सीजन कब अलग होता है, रिडक्शन केस में ऑक्सीजन अलग होता है, और जहाँ ऑक्सीजन जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो हो रहा है, ये वाला, अरे यार, ये जो हो रहा है ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिडक्शन, और ये वाला आप देखेंगे ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो और ये वाला क्या हो गया, रिडॉक्स, क्योंकि दोनों मिल गया तो ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन हो गया यहाँ पे। तो आई होप उसको आपको समझ में आया होगा ये कि किस तरीके से वर्किंग है, किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, और यहाँ से कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए थोड़ा सा आगे हम समझते हैं कि कैसे जो है ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को करता है और एसिडिफाइज फेरस सल्फेट को कैसे करता है, इन दोनों को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं और बड़े आसान तरीके से हम चुटकियों में इसको सीख जाएंगे। सो बच्चों, अब जो है हम देखते हैं कि कैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जो आप देख रहा है ये आपको हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे ऑक्सीडाइज करता है। तो खुद में देखिए ये खुद में क्या कर रहा है, ये खुद में क्या कर रहा है, जल्दी बोलो, रिडक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो जी खुद में रिडक्शन कर रहा है। और नीचे वाले में देखो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो ऑब्वियसली नीचे वाला ये रिडॉक्स हो जाएगा, ये वाला तो रिडॉक्स में चला जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए ये O से O कैंसिल हो गया, तो H2O2 H2S का बाकी कॉपी हो गया, ये चीज़ें आपके सामने आ गई यहाँ पर। सेकेंड थिंग, H2O2 एसिडिफाइड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। तो फेरस और फेरिक में क्या फ़र्क होता है, तो फेरिस की वैलेंसी जो होती है वो +2 होता है और फेरिक की जो वैलेंसी होता है वो +3 होता है, यही डिफरेंस होता है, आपको समझना पड़ेगा। फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट में क्या फ़र्क होता है, तो फेरस की वैलेंसी +2 होता है, फेरिक की +3 होता है। तो देखिए अगेन H2O2 ये अपने आप में क्या करा लिया, रिडक्शन करवा लिया, यहाँ पर रिडक्शन हो गया। नीचे देखिए FeSO4 है, यहाँ पर हम कौन सा ले रहे हैं, फेरस ले रहे हैं, H2SO4 ले लिया प्लस O ऑक्सीजन ऐड करना ही पड़ेगा हमें, तो हो गया Fe2SO4 का होल थ्राइस, यानी देख रहे फेरिक में कन्वर्ट हो गया, प्लस H2O, यहाँ से O से O कट गया, बाकी कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। तो ये देखेंगे ये वाला है आपका कौन सा, ये है फेरस है और ये बन गया फेरिक, दोनों में ही फर्क है। बाकी तो सल्फेट इसमें भी है और बाकी सल्फेट इसमें भी है, राइट। तो इस तरीके से जो है फेरस और फेरिक में हमने डिफरेंस देखा। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमने आपको बताने की कोशिश किया है, बाकी अभी हम थोड़ा सा जानेंगे अगले 2-4 मिनट में कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो वहाँ पर कैसे काम करता है, और उसके बाद फिर हम इसको एंड कर देंगे। आपने यहाँ तक पेशेंस बना रखा है, थोड़ा सा पेशेंस और बनाएंगे, बड़ा मजा आएगा। और टॉपिक जैसा मैं बोल रहा हूँ आपको लग रहा होगा सोशल साइंस की तरफ पढ़ रहे, कोई हार्ड वैसा है नहीं इस टॉपिक में पढ़ने के लिए, जो मैं बहुत ज़्यादा आपको कंसेप्ट सिखाऊँ, बहुत ज़्यादा लॉ सिखाऊँ, बहुत ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल सोल्व करवाऊँ, मैथमेटिक्स सोल्व करवाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। सब वही घिसा पीटा चीज़ें ही आपके सामने आ रहा है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये वो वगैरह वगैरह, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह आपके सामने आ रहा है जो आपको ध्यान रखना है बस। सो नाउ टॉकिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ H2A2।
सो व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2? यार रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो खुद में क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन करवाएगा, और दूसरे में क्या करवाएगा? रिडक्शन करवाएगा। तो सेम फंडा यहाँ पर हम काम करने वाले हैं। देखो यहाँ पर ये H2O2 है, ऑक्सीजन ले रहा है, तो क्या करवा रहा है खुद में? जल्दी बोलो क्या करवा रहा है, मुझे बताओ। यहाँ पे पहली बात तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, रीजन रीजन रीजन, क्योंकि यहाँ 5O है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? बोलो, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं? ऑक्सीडेशन बोलो हाँ या ना? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। और यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो ये वाला केस जो हो रहा है वो रिडक्शन में जा रहा है। किस में जा रहा है? रिडक्शन में जा रहा है। तो ये वाला ऑब्वियसली रिडॉक्स होने वाला है। तो ये क्या कह रहा है? H2O2 रिड्यूसेस एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। यानी जो आप चीजें देख रहे हो यहाँ से 5O से ये वाला 5O कैंसिल हो जाएगा, बाकी KMnO4 हमने पोटेशियम लिया था, परमैंगनेट लिया था, ये इसको एसिडिफाइड मतलब H2SO4 ले लिया था, तो ये रिजल्ट बना था K2SO4, MnSO4, 3H2O और 5O बना था यहाँ पे। तो बाकी चीज को हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, जिसमें से आप इस चीज पे फोकस करें, ये वाला इस पे फोकस करें। KMnO4 पिंक हो गया, और यहाँ MnSO4 जो बना यहाँ पर, ये जो MnSO4 बना ये कलरलेस बनता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, बाकी H2 और O2 बन गया यहाँ पर। तो ये जो प्रॉपर्टी है आपका, ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है H2O2 का। आइए एक और प्रॉपर्टी थोड़ा सा सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। एक और प्रॉपर्टी हमारे सामने है, वो है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को करता है। ये कुछ चीजें आपके सामने अगर पहली बार आ रही है तो आप इसका मतलब आपने ऑक्सीडेशन यानी कि जो चैप्टर हमने आपको पढ़ाया था, कौन सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है, ये सब चीज सिखाया है, वो चीजें आपने नहीं पढ़ा इसका मतलब, इसीलिए यहाँ पर फंस रहे हो। तो जाओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पहले वाले पार्ट को देखो, आपको पता चल जाएगा। जहां जहां कमजोरी है उसे पूरा करते चलो। कब अगर अभी कमजोरी को सही नहीं करोगे तो कब करोगे? एग्जाम के दिन करोगे क्या? खुद को डिप्रेशन में डाल दोगे? अभी बहुत टाइम है, अभी भी करोगे तो बहुत आपको मिल जाएगा। आइए आगे हम करते हैं। सो नाउ टॉक, हम बात करते हैं कि कैसे H2A2 जो रिड्यूस करता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को। तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला ब्लू मार्कर से कर देता हूँ, ये वाला है पोटेशियम डाइक्रोमेट। एसिडिफाइड मतलब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? H2SO4 का साथ में कनेक्शन ले रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। तो ये यहाँ पर K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3O बन जाता है। तो यहाँ भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके जो है आपका 3O और यहाँ से O कैंसिल होगा। आप देखेंगे यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ऑब्वियसली ऊपर वाले में आप देखेंगे कि ये वाला रिडक्शन हो रहा है, नीचे वाले में H2O2 खुद अपने आप में ऑक्सीडेशन करवा रहा है। ये यहाँ ये खुद क्या करवा रहा है? ऑक्सीडेशन करवा रहा है, मैं बार बार लिख रहा हूँ, और ये रिडक्शन करवा रहा है। तो ऑब्वियसली जो यहाँ पर ये बन के आ रहा है, ये वाला ये रिडॉक्स रिएक्शन बन के आ रहा है, ये रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट आ रहा है यहाँ पे। तो बाकी कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ K2Cr2O7 लिख दिया, बाकी ये H2SO4 लिख दिया, H2O2 सारा लिख दिया। तो ये जो येलो है ना, येलो आपको दिख रहा है, ये येलो से यहाँ पर आप देखेंगे Cr2SO4 का होल थ्राइस ये ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है कि ये ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ रिएक्शंस है जो थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको याद ही रहना चाहिए, इतना कोई इस तरह के नहीं है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, इसलिए डरना नहीं है आपको, सर मुझे तो याद ही नहीं रहेगा, मैं कैसे याद कर पाऊंगा। ये एक प्रैक्टिस वाली चीज़ है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले में आप जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन के इक्वेशन हमने सॉल्व किए हैं। सो यहाँ पर अगर हम H2O2 का देखते हैं, Cl2 से HCl कैसे बनता है, यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ये Cl2 है, इसने H2O से रिएक्शन किया तो यहाँ क्या बना दिया? 2HCl प्लस O बना दिया यहाँ पर, जबकि H2O2 खुद अपने आप में ऑक्सीडेशन करवा के ऑक्सीजन को ऐड करके ये H2O प्लस O2 बना रहा है यहाँ पर। तो O से O तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ये क्या देख रहे हैं? रिडक्शन हो गया, और नीचे वाला ऑक्सीडेशन हो गया, तो नीचे Cl2 H2O2 2HCl और O2 बन गया। तो देखिए यहाँ पर Cl2 से जो है HCl का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक ब्लीचिंग एक्शन होता है। ब्लीचिंग क्या होता है? देखा होगा आपने, कपड़ा वपड़ा में दाग वाग लग जाता है। जैसे मेरा एक पिंक कलर का बहुत बढ़िया शर्ट में खरीद के लाया था, और उसके बाद क्या हुआ कि उसके कुछ कपड़े साथ में धुले होंगे तो ब्लू कलर, ब्लैक कलर, इस तरह कलर, रेड कलर चला गया। अब नया शर्ट लाया था, 1000 रुपये करीब लाया था, कॉटन का बहुत बढ़िया शर्ट था, 2 दिन हुए थे पहने हुए, फर्स्ट धुलाई में ये हाल हो गया। तो पिंक कलर का शर्ट था, उसको
ब्लीचिंग वाले के पास लेके जो करता है उसने ब्लीचिंग वगैरह किया तो उसको व्हाइट बना दिया, मतलब वो व्हाइट जैसा दिखता है, हल्का हल्का पिंक है। तो ये ब्लीचिंग मतलब कलर्ड वाले को कलरलेस कर दे। देख रहे ये वाला, ये देख रहे हैं ये वाला कलर्ड मैटर है, तो इसको क्या करता है ये कलरलेस मैटर में कन्वर्ट करता है, इसी को ब्लीचिंग एक्शन हम लोग बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर होता है। ऑक्सीडेशन मतलब कैसे होता है, देखिए पहले तो H2O खुद में रिडक्शन करवा लेता है, देख रहे हैं खुद में रिडक्शन करवा रहा है। खुद में रिडक्शन करवाने का मतलब है कि O को अलग कर रहा है, ऑक्सीजन को अलग हटा रहा है, फिर उसी ऑक्सीजन को कलर्ड मैटर के साथ करेंगे तो कलरलेस मैटर बन जाता है। तो ये थोड़ा सा ब्लीचिंग एक्शन कर रहा। थोड़ा सा यूजेज के बारे में जान लेते हैं कि H2O2 का क्या यूज है। एक लास्ट टॉपिक है, बस ये लास्ट है, उसके बाद आपका ये हाइड्रोजन फिनिश्ड हो गया है। सुनाओ देखते हैं यूजेज ऑफ H2O2। तो नंबर 1 क्या है यहाँ पर, फॉर ब्लीचिंग हेयर, लेदर एंड वूल। देखिए अभी मैंने बताया था कैसे ब्लीच करते हैं यहाँ पर, किसको, हेयर को। आप देख सकते हैं यहाँ पर हेयर को ब्लीच करते हैं, लेदर को करते हैं, वुल को करते हैं। एज ए जर्मीसाइड एंड डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है इन्फेक्शन वगैरह को रोकने के लिए। एंड एज एन एक्सप्लोसिव व्हेन मिक्स्ड विथ एल्कोहल, अगर आप इसके साथ एल्कोहल मिक्स कर देंगे तो एक्सप्लोसिव हो जाएगा ये, मतलब विस्फोटक हो जाएगा ये, एक विस्फोटक कर देगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसलिए एल्कोहल के साथ कभी भी H2O2 को हम लोग मिक्सअप नहीं करते हैं, जो शराब एल्कोहल होता है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रेनेज एंड सीवेज वाटर फॉर डीक्लोरिनाइजेशन, यानी कि जहाँ गंदगी ज़्यादा होती है नाली वगैरह में, तो वहाँ पर भी इसका हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं। एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फोम रबर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपका इसका यूज में आ गया है। एक कुछ लास्ट चीज़ें बच जाता है कि अगर आपका इसका मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यानी लेविस स्ट्रक्चर कैसा बनेगा H2O2 का, देखिए ध्यान से आप देखेंगे, ये O है, ये O है, इधर H है ना, इधर H है, H2O2 है ना, और इधर H है, इधर H है। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये बीच में 2 O हो गया, साइड में एक H और H हो गया। तो भाई यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से देखो ये वाला हाइड्रोजन का है, ये वाला हाइड्रोजन का है। तो हाइड्रोजन क्या चाहेगा, हाइड्रोजन चाहेगा कि अब ऑक्सीजन भी इधर की ओर एक कर दे। हालांकि एक ऑक्सीजन पे 6 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो साइड में होते हैं, यानी कि Kl सेल के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि यहाँ पर वैलेंसी के काम में हम वैलेंसी इससे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर उसी की हेल्प से। और एक यहाँ पर हो गया। तो देखिए ये वाला तो खुश हो गया, पार्टी कहेगा भैया हम तो बहुत खुश हो गए जी, ये कहेगा हम तो बहुत खुश हो गए क्योंकि यहाँ पर काम हो गया। लेकिन अगर इन दोनों O की हम बात करते हैं तो इन दोनों O में आप देखेंगे कि अभी भी यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिखेगी, जैसे कि यहाँ पर एक एक अपने आमने सामने कर लेगा, ये आमने सामने कर लेगा। तो देखिए इसने 2 यूज कर लिया है, बाकी 2 बच रहा है, तो लोन पेयर में चला जाएगा। एक इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर, समझ में आ रहा है, इसका लोन पेयर और इसका लोन पेयर, ये लोन पेयर में चला जाएगा। तो चला गया लोन पेयर में। अब इसको सब कैलकुलेट आप करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कैसे हो रहा है यहाँ पे। तो इस ऑक्सीजन को आप देखेंगे अगर ध्यान से, आप इस ऑक्सीजन को 2 2 4 2 6 2 8, यानी ये वाला फॉर्मेशन हो गया, राइट। और अगर आप इस वाले ऑक्सीजन को आप देखेंगे यहाँ पे तो 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। तो ये कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने बनकर आता है जो कोवेलेंट स्ट्रक्चर के रूप में है। साथ में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं यहाँ पे कि अगर इसको आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में देखना चाहते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है बंधु, वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जो 97 डिग्री पर होता है। जैसे कि ये वाला O है, समझ में आ रहा है मेरी बात, और ये वाला O है, ये O है और ये वाला O है। तो यहाँ पर 97 डिग्री, देखिए ये H इधर और ये वाला H इधर, क्लियर हो रहा है, ये वाला H इधर। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है, दिस एंगल, ये 97 डिग्री हो गया, और ये वाला जो एंगल है ये 97 डिग्री हो गया आपका। तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया, ये लेविस स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। अगर बोलेगा तो ये लेविस स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी दिखा सकते थे कि ये O हो गया, ये O हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर देखिए ये तो लोन पेयर में हो गया, यहाँ पे ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। तो आप चाहते हैं यहाँ पर तो क्रॉस और डॉट कर देते, क्रॉस और डॉट कर देते, और इसके बीच में जो है ऐसे कर देते, यानी हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्रॉस का यूज कर लेते। तो ये भी आपका लेविस स्ट्रक्चर में आता। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया, इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया। तो बच्चों बहुत कह सकते हैं कि गुड न्यूज आपके लिए है कि हाइड्रोजन हमने कंप्लीट कर दिया है, एंड इट्स वेरी गुड न्यूज फॉर यू।
अब आपको करना क्या है, इसमें बहुत सारे ऐसे थ्योरेटिकल पार्ट हैं जो आपको याद करने वाले पार्ट हैं। तो रिवीजन इसलिए तो मैं बोलता हूँ, रोज रोज रिवीजन करोगे, रोज रोज चीज़ों को देखोगे, कुछ प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा। तो इस पार्ट में बस इतना ही, और अगले पार्ट में हम एस ब्लॉक के बारे में जानेंगे। और एस ब्लॉक बहुत दमदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एस ब्लॉक बहुत ईजी भी है, जिसमें हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बारे में जानेंगे, और फिर ऐसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा कंटिन्यू रहेगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।